हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 टू 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 28। इससे पहले ऑलरेडी हमने 27 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इन सभी का अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी 1 रुपया खर्च किए हुए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितना है? बताना है गुरु शिखर की ऊंचाई कितना है। 1722 मीटर, 1017 मीटर, 1822 मीटर या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। और ये भी ध्यान रखना है कि गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला का ये सर्वोच्च शिखर भी है। ठीक है, ये भी याद रखना है कि अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत में से एक है, ये याद रखना है। ठीक है, और गुरु शिखर आप देखते होंगे कि ये गुजरात के सीमा से शुरू होकर के दिल्ली तक गई हुई है, यानी कि ये पूरा इसका जो ज़्यादा हिस्सा है वो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके लिए, यहाँ पे, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस एक द्वीप में अवस्थित है? बताना है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस एक द्वीप में अवस्थित है? उत्तर अंडमान, दक्षिण अंडमान, मध्य अंडमान या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान द्वीप में अवस्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखना है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की जो खाड़ी है, माफ़ कीजिएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ये बंगाली खाड़ी में स्थित है और ये द्वीप, इन द्वीपों को 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है या पृथक होता है। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखना है कि डंकन पास सुने होंगे आप लोग, ये लघु अंडमान एवं दक्षिण अंडमान के बीच में स्थित है। और अंडमान द्वीप की जो सर्वोच्च चोटी है ना, ये है सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि मध्य अंडमान अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप भी है। ठीक है, अगर आप देखना चाहें यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप पर, ये है आपका पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, ये है आपका पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, जो कि कहाँ पड़ रहा है आपका, ये साउथ अंडमान में पड़ रहा है, ये पोर्ट ब्लेयर है ना, साउथ में ही है। यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका नॉर्थ वाला, ये है आपका मिडिल अंडमान और ये है साउथ अंडमान यानी कि दक्षिण। ये उत्तर वाला, ये मध्य वाला है और ये उत्तर वाला। यहीं पे देखेंगे कि पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ये राजधानी भी है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सा है? सैंडल पीक है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। यहीं पे आप देखेंगे यहाँ पे स्वराज द्वीप भी है। ठीक है, शहीद द्वीप भी है। ठीक है, तो इस सबको ध्यान रखिएगा। और यहीं पे पूछा जाता है बैरन द्वीप के बारे में। ठीक है, तो बैरन द्वीप यहीं पर है। ठीक है, नारकोंडम भी देख सकते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है अक्सर सवाल, तब यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, सवाल है कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में या नुब्रा घाटी के ऊपर या फिर, माफ़ कीजिएगा, नुब्रा घाटी के उत्तर या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बताना है आपको कि सियाचिन हिमनद जो है ना, ग्लेशियर जो है, वो कहाँ स्थित है? अक्साई चीन के पूरब में है या लेह के पूर्व में है या नुब्रा घाटी के उत्तर में है या फिर एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना यहाँ पे कि सियाचिन हिमनद नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन क्यों गलत है यहाँ पे देखते हैं हम लोग, मैप पर समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है यहाँ पे अक्साई चीन के पूरब में है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, ये है आपका अक्साई चीन, माफ़ कीजिएगा, ये सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन के बारे में पूछा था ना हम लोग को। हाँ ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पूछा है, तो ये सियाचिन यहाँ पे है। ठीक है, ये सियाचिन है और यहाँ पे है लेह। ठीक है, तो लेह क्या बोला गया था यहाँ पे? लेह के पूरब में है। सेकेंड ऑप्शन देखिए, लेह के पूरब में, तो लेह यहाँ पे है, इसका पूरब इधर होगा, पश्चिम इधर होगा। ठीक है, जबकि ये है इसका उत्तर में है। ठीक है, तो पहला कथन यहाँ पे, सेकेंड कथन ऐसे गलत दिख रहा है यहाँ पे। और एक कह रहा है अक्साई चीन के पूर्व में है, तो अक्साई चीन है कहाँ पे? तो खोजिए इधर, कहाँ दिख रहा है? कहीं दिख रहा है आपको? यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है अक्साई चीन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये वाला जो है अक्साई चीन है। ठीक है, तो अक्साई चीन के क्या बोला यहाँ पे कि अक्साई चीन के पूर्व में है, तो अक्साई चीन का पूर्व तो इधर हुआ ना, तो इधर तो नहीं है, ये तो पश्चिम में है।
नुब्रा घाटी यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लेह दिख रहे हैं, यहाँ पे लेह दिख रहा होगा, यहाँ पे नुब्रा घाटी है, यहाँ पे एक्साई चीन है, और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे है आपका सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि सियाचिन ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर अगर बारे में बात करें तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर लगभग 72 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है। ये ध्यान रखिएगा। सियाचिन ग्लेशियर भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है, ये आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि नुब्रा घाटी कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे गिलगिट है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये लेह है, और ये अक्साई चीन है। यहाँ पे है आपका ये सियाचिन ग्लेशियर, और इसी के नीचे देख रहे हैं यहाँ पे नुब्रा घाटी है। ठीक है, तो मैप पर हम दो दो चित्र लेकर के आए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अक्साई चीन है, ऐसे माफ़ कीजिएगा, सियाचिन ग्लेशियर ये वाला पार्ट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं। तो और पॉइंट ध्यान में रखिएगा, इसी नुब्रा घाटी नीचे देखेंगे ये सोयोक नदी यहाँ से बह रही हैं, है ना। इसके बारे में सवाल बनता है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके लिए कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है। बताइए, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है। मुंबई, बेंगलुरु, कलपक्कम, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है सिंपल सा कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम ये तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में अवस्थित है। ठीक है, यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र तथा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के लिए ये प्रसिद्ध है। और ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि भारत में प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना अमेरिका की सहायता से 1969 में महाराष्ट्र में की गई थी, तारापुर में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, इसे जरूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके लिए, शिवालिक पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ क्षेत्र में अबोर के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट पकड़िए, अबोर। शिवालिक पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किस राज्य में या संघ क्षेत्र में अबोर के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, शिवालिक पहाड़ियों को अरुणाचल प्रदेश राज्य में अबोर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और शिवालिक पहाड़ी के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये भारत का सबसे नवीनतम पहाड़ी है। शिवालिक पहाड़ी हिमालय का सबसे बाहरी भाग भी है। जब हम देखे थे विभाजित कर रहे थे ना इस तरीके से, तो ये सबसे निचला पार्ट था शिवालिक। ठीक है, उसके ऊपर था मध्य हिमालय, उसके ऊपर था महान हिमालय। ठीक है, और उसी के ऊपर देखेंगे तो ट्रांस हिमालय जो था। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमने लिया था, रिपीट भी किया था। अब ज़्यादा रिपीट करेंगे फिर आप लोग कहेंगे सर बार बार रिपीट करके ले करके आते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आप जरूर ध्यान में रखिए। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ध्यान में रखना है, जैसे कि शिवालिक पहाड़ी भारत का सबसे नवीनतम पहाड़ी है। शिवालिक पहाड़ी हिमालय की बाहरी भाग है। अरुणाचल प्रदेश में मिसमी पहाड़ी, डफला पहाड़ी आदि स्थित हैं। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय राज्य में स्थित हैं, और इस नाम से यहाँ पे जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। लुसाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी फांगपुई है, ये जरूर याद रखिएगा। सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि लुसाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, फांगपुई। यह मिजोरम राज्य म्यांमार की सीमा पर स्थित है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। बॉक्साइट, अभ्रक, आयरन, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, झारखंड का कोडरमा अभ्रक का प्रमुख उत्पादक है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि बिहार झारखंड की अभ्रक पेटी पश्चिम में गया जिला से हजारीबाग तक मुंगेर तथा मुंगेर होते हुए ये पूरब में भागलपुर जिले तक लगभग 90 मील की लंबाई और 12 से 16 मील की चौड़ाई में ये फैली हुई हैं। ठीक है, इसका सर्वाधिक जो उत्पादन है ये क्षेत्र जो होता है इसमें देखने को कहाँ मिलता है, कोडरमा और इसके आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे। बाकी यहाँ पे कुछ जो भी पॉइंट उन्हें बताए यहाँ पे नोट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए लेते हैं अगला सवाल। आंसर बता दिया था ना यहाँ पे, हाँ ठीक है अभ्रक। चलिए अगला सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित में से किसे वस्त्र उद्योग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। बताना है कि निम्नलिखित में से किसे वस्त्र उद्योग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। सूती उद्योग, जूट उद्योग, रेशम उद्योग, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे
तीनों को वस्त्र उद्योग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। सूती उद्योग, जूट उद्योग, रेशम उद्योग, ये सभी वस्त्र उद्योग के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें वस्त्र उद्योग के बारे में तो कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला ये क्षेत्र है। ठीक है, कृषि पर आधारित उद्योगों के बारे में बात करें तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, वस्त्र उद्योग कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला है। ठीक है, कृषि आधारित उद्योग के बारे में बात करेंगे तो, ठीक है ना, जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ से सवाल बन सकता है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे, देखिए कि वस्त्र उद्योग के अंतर्गत सूती, रेशमी, ऊन एवं जूट उद्योग को शामिल किया जाता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि किस प्रकार की मिट्टी में कंकर पिंडों को संकेंद्रण अधिक होता है? बताना है कि किस प्रकार की मिट्टी में कंकर पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है, यानी जमाव अधिक देखने को मिलता है। खादर, बांगर, लिटेराइट, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, बांगर प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है। ठीक है, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि सतलज, यमुना का मैदान, पंजाब, हरियाणा तथा ऊपरी गंगा के मैदान में प्राचीन जलोढ़ मिट्टी बांगर अधिक पाई जाती हैं। ठीक है, मध्य एवं निम्न मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ के कारण मृदा का नवीनीकरण होता है, इसे नवीन जलोढ़ मृदा अथवा खादर कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बांगर। ध्यान रखिएगा कि गंगा के मैदानी भागों में खादर की जो गहराई होती है वो 2000 मीटर तक होती हैं। जलोढ़ मिट्टी को कॉप मृदा या फिर कछारी मिट्टी भी इसमें कमी होती है। ये ध्यान रखना है कि जलोढ़ मिट्टी में कॉप मृदा या फिर जो कछारी मिट्टी होती है इसमें कमी देखने को मिलती है। साथ ही साथ लेटेराइट मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। एक्स्ट्रा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है यहाँ पे कि यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है उसे क्या कहते हैं? ये सवाल रिपीटेशन हुआ है। ठीक है, हम बार फिर से इस क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। किसी न किसी वीडियो में हमने इस सवाल को फिर लिया था, फिर हम ले रहे हैं। बताना है आपको कि यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है उसे क्या कहते हैं। हाँ, हमने शायद इस क्वेश्चन को NCERT बुक्स हम जब करवा रहे थे, है ना, टॉपिक वाइज जो अध्यायवार कर रहे थे वहाँ पे हम लोग इस सवाल को देखे थे। यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है उसे क्या कहते हैं? गली कटाव, सीट कटाव या बैडलैंड कटाव या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे सीट कटाव कहते हैं। ठीक है, सीट के होता है परत दर परत जो होता है वो जब खत्म हो जाती है, हट जाती है मिट्टियाँ, तो उसे कहा जाता है सीट कटाव। आप देख सकते हैं इसमें यहाँ की मिट्टियाँ देखेंगे सीट की तरह ये हट गई हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सीट कटाव। ऊपर का परत लेयर जब हट जाता है उसे कहा जाता है सीट कटाव। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सीट कटाव का उदाहरण है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया है, हाँ ये वाला, ये पॉइंट को ध्यान से देखिएगा कि मृदा के बनने और अपर्दन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है। बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती हैं और इसे उत्खात भूमि कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा उत्खात भूमि के बारे में कि अवनलिकाएँ बनाती हैं। अवनलिकाएँ बनाती हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से, है ना, ये देख सकते हैं, ये अवनलिका अपर्दन है। ये NCERT बुक से हमने क्रॉप करके लेकर के आया है यहाँ पे। तो देख सकते हैं इस तरीके से ये, है ना, इस तरह से बन जाती हैं, जो कि ये यहाँ पे जो लिखा है ना कि ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रह जाती। ठीक है, तो ऐसी भूमि कैसे जोतेंगे आप? ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से गड्ढा बन जाता है, नली की तरह बन जाता है। ठीक है, तो इससे भी सवाल कहीं ना कहीं बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अवनलिका अपर्दन क्या है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं अब। अगला सवाल है आपके लिए कि लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित है? उत्तरी लद्दाख, उत्तरी हिमाचल, उत्तरी दार्जिलिंग, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, लेप्चा लोकगीत देश के उत्तरी दार्जिलिंग भाग से संबंधित है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, एक सोहर लोकगीत पूछा जा सकता है जो कि उत्तर प्रदेश का है। झूरी, ये हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, एक है बारह मासा जो कि कुमाऊँ उत्तराखंड में देखने को मिलता है। एक है पंडवानी जो कि छत्तीसगढ़ का है, और एक है लोटिया जो कि राजस्थान से। शायद यहाँ से सवाल बना भी है लोटिया से। ये राजस्थान का एक लोकगीत है, जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक और है राजस्थान का पखिंडा। ठीक है, पखिंडा भी याद रखिएगा, राजस्थान का ही है। पखिंडा या फिर लोटिया, ये दोनों लोकगीत राजस्थान का है। अगला सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मुहाना बनाती हैं? पेन्नार, ताप्ती, माही, एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है,
कि यहाँ पे पेन्नार नदी डेल्टा बनाती हैं, जबकि ताप्ती और माही नदियाँ ये दोनों नदियाँ मुहाना का निर्माण करती हैं, मुहाना बनाती हैं। अतः इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, याद रखना है कि ऐसी नदियाँ जो बिना डेल्टा निर्माण किए हुए सीधे जाके बड़े जल क्षेत्र में मिल जाती हैं या समुद्र में मिल जाती हैं, ऐसी नदियों को हम कह सकते हैं कि ये मुहाना बनाती हैं। ठीक है, तो पूरब से पश्चिम बहने वाली जितनी भी नदियाँ हैं ये सभी मुहाना का निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जबकि पश्चिम से पूरब की तरफ बहने वाली सारी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। बाकी पेन्नार नदी के बारे में याद रखना है यहाँ पे कि पेन्नार नदी, जिसे उत्तरा पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है, भारत में एक नदी है। पेन्नार नदी प्रायद्वीपीय भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। पेन्नार नदी कर्नाटक के नंदी पर्वत की चेन्ना केशवा पहाड़ी से निकलती है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। बी ऑप्शन में है नामीबिया अफ्रीका में स्थित है। सी ऑप्शन में है निकारागुआ मध्य अमेरिका में है। उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। तो पहला कथन दिया है फॉकलैंड द्वीप समूह जो है ये हिंद महासागर में स्थित है, यही कथन यहाँ पे गलत है। ये ध्यान रखिएगा कि फॉकलैंड द्वीप समूह अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। बाकी नामीबिया अफ्रीका में स्थित है, बिल्कुल सही है। और निकारागुआ मध्य अमेरिका में, ये भी कथन सही है। तो इसका सेंस क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉकलैंड द्वीप, ये रहा आपका फॉकलैंड द्वीप। ठीक है, ये जो कि आपका ये दक्षिण अटलांटिक ओशियन में स्थित है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैप पर क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। ये फॉकलैंड द्वीप जो कि कहाँ स्थित है? ये अटलांटिक ओशियन में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये हिंद महासागर में स्थित नहीं है। बाकी ध्यान रखना है यहाँ पे कि फॉकलैंड द्वीप समूह अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। यह दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना की तट से लगा एक द्वीप समूह है। फॉकलैंड द्वीप समूह पूर्व फॉकलैंड एवं पश्चिम फॉकलैंड के रूप में व्यक्त है। फॉकलैंड द्वीप समूह में 776 छोटे द्वीप हैं। नामीबिया दक्षिण अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? विंडहॉक है। ठीक है, और नामीबिया के पश्चिमी भाग कालाहारी मरुस्थल में अवस्थित है, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि निकारागुआ मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा प्रदेश भी है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कालीमंथन किस द्वीप का अंग है? बताना है कालीमंथन किस द्वीप का अंग है? होन्सू, बोर्निया, क्यूबा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कालीमंथन बोर्नियो द्वीप का एक अंग है और कालीमंथन दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश भी है। यह कालीमंथन द्वीप इंडोनेशिया के अधीन आता है, ये ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बोर्निया। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा कि नूसंतारा क्या अर्थ होता है? द्वीप समूह। और ये नूसंतारा क्या है? ये ये कालीमंथन में नूसंतारा को इंडोनेशिया की नई राजधानी बनाया जाएगा, ये याद रखिएगा। इसीलिए हमने बताया है कि नूसंतारा का अर्थ होता है द्वीप समूह। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है राजपुर नहर किस नदी की उपशाखा है? अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। राजपुर नहर किस नदी की उपशाखा है? गंडक, कोसी, सोन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे, याद रखना है कि राजपुर नहर कोसी नहर की उपशाखा है। ठीक है, राजपुर नहर प्रशाखाओं सहित 366 किलोमीटर लंबी है, ये याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, कोसी। ठीक है, राजपुर नहर कोसी नहर की उपशाखा है। बाकी ध्यान रखना है यहाँ पे कि इस नहर से खगड़िया तथा सहरसा जिले में सिंचाई होती है। खगड़िया और सहरसा ये दो जिला का नाम याद रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में किस वर्ष बंगाल में भीषण अकाल की स्थिति बनी थी? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में यानी कि 18वीं सदी के बाद बताना है, माफ़ कीजिएगा 18वीं सदी कह रहा है मतलब कि 1700 से लेकर के 1800। ठीक है, 1700 से लेकर के 1800 के बीच में यहाँ पे बात हो रही है कि किस वर्ष बंगाल में भीषण अकाल की स्थिति बनी थी? 1760, 1770, 1780, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे कि वर्ष 1770 ईस्वी में बंगाल में भीषण अकाल की स्थिति बनी थी। इस अकाल का मुख्य प्रभावित क्षेत्र में बांग्लादेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, और बिहार का तिरहुत एवं चंपारण जो था ना क्षेत्र, वो भी इसमें शामिल था। और इस अकाल से होने वाले मौतों की संख्या लगभग 1 करोड़ रही थी। सूखा पड़ना इस अकाल का मुख्य कारण था, ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ऑप्शन 1770। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अब अगला सवाल है
बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है? बताना है बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है? पश्चिम से पूरब की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है बिहार में दक्षिण गंगा का मैदान का औसत ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है कि जो बिहार है आपका, ठीक है, तो इसको दो भागों में बांट देता है। ये कौन? गंगा देखेंगे कि गंगा बिल्कुल बिहार को दो भागों में विभाजित करती हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस तरफ का जो पूछ रहा है आपका, जो कि दक्षिण गंगा के जो मैदान है, ये वाला पार्ट है, इसके औसत ढाल किधर है? ढाल किधर है? तो जाहिर सी बात है, आप देख रहे होंगे कि सारी नदियाँ इधर से ला के मिलती हैं, इस तरह से ला के मिल रही हैं। अच्छा, मेरे पास तो मैप होगा, हाँ मैप तो वही है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये वाला गंगा रिवर है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से निकली हुई है, तो सारी नदियाँ इस तरह से ला के मिल रही हैं। ठीक है, ये अजय तो खैर यहाँ से निकलती हैं, इधर से आकर के ये इधर आती हैं। ठीक है, ये उल्टा डायरेक्शन बहती हुई ये झारखंड प्रवेश करती हैं। बाकी नदियाँ देखें, क्यूल है, फल्गु है, पुनपुन है, सोन नदी है, कर्नासा है, ये सभी नदियाँ जाकर गंगा में मिलती हैं। क्यों ऐसे जाकर मिल रही हैं इससे? क्योंकि ढाल किधर होगा? जाहिर सी बात है, ढाल होगा इधर की ओर। तो इधर क्या हमारा, नीचे क्या है? नीचे होता है दक्षिण। ठीक है, नीचे क्या होता है? दक्षिण, और ऊपर क्या है? उत्तर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ ना कि ये जो ढाल है ये दक्षिण से लेकर किधर है? उत्तर की तरफ है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने आंसर दिया था दक्षिण से उत्तर की तरफ। ठीक है, तो बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान के औसत ढाल किधर है? दक्षिण से उत्तर की ओर है। ठीक है, समझ में आया? चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? बताना है पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता जो होता है ना, डाइवर्सिटी, वो कहाँ पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, अत्यधिक प्रदूषित नदियों में, या उपर्युक्त में से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र या फिर सदाबहार वन जैसा प्रदेश, वैसा प्रदेश जहाँ पे तापमान 24 डिग्री से ज़्यादा होता हो और वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होना चाहिए, आर्द्रता 70% होना चाहिए, और वृक्ष की ऊंचाई 50 मीटर तक होनी चाहिए। ठीक है, और ये वन महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल, असम में पाए जाते हैं। इस वन के प्रमुख वृक्ष होते हैं रबर, महोगनी, नारियल, बांस और सिनकोना। जरूर याद रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, बिहार क्षेत्र में आए भूकंप में सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप किस वर्ष का था? बिहार में क्षेत्र में आए भूकंप में सबसे ज़्यादा जो विनाशकारी भूकंप था वो किस वर्ष का था? 1920, 1934, 1962। तो याद रखना है बिहार में आए भूकंप में सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप वर्ष 1934 ईस्वी का भूकंप था। यह भूकंप 15 जनवरी 1934 को आया था। इस भूकंप का एपिसेंटर पूर्वी नेपाल में था। ठीक है, रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप का परिमाण जो था वो 8 मापा गया था। कुछ स्रोतों में यह तो 8.3 भी बताया गया है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस भूकंप का प्रभाव इसके एपिसेंटर से 650 किलोमीटर दूर कलकत्ता तक अनुभव भी किया गया था। ठीक है, और बिहार का एक बड़ा क्षेत्र इस भूकंप के प्रभाव में आया था। इस भूकंप में 10,000 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा, 1934। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कुद्रे मुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। कुद्रे मुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? मरवा गाँव, कोचीन होना चाहिए था, कोचिंग हो गया है, कोचीन होना चाहिए था यहाँ पे, कोचीन, और मंगलोर, उपर्युक्त में से एक अधिक या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो याद रखना है कुद्रे मुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क जो है ये मंगलौर आपका जो कर्नाटक में, वहाँ से निर्यात होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मंगलौर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कुद्रे मुखी खानों से उत्पादित लौह अयस्क मंगलौर से निर्यात होता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार उड़ीसा में है, और भारत में लोहा का निर्यात सबसे अधिक किसको होता है, किस देश को? ये जापान को होता है। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल आज का, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों से संबंध है? बताना है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों से संबंध है? रुहेलखंड, बुंदेलखंड, झारखंड, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से
कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में कहीं भी चीड़ के वन देखने को नहीं मिलते हैं। भारत का उत्तराखंड है जहाँ पे चीड़ के वन देखे जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए था उत्तराखंड, जहाँ पे चीड़ के वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, भारत में इसे देखा जाए तो पतझड़ वन जो होता है ना, ये सबसे अधिक पाया जाता है। और सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट कर दिया है। ठीक है, बाकी सो देख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।